गोती, घाघरा जैसी दो मुख्तलिफ मिजाज की नदियों के दरमियान दरियाए तमसा के किनारे बसा हुआ है तारीख के बहुत सारे वाक़यात और हादसात का गहवारा जिले आजमगढ़। कभी सूर्यवंशी तो कभी चंद्रवंशी राजाओं की जेर हुकूमत रहा और कभी काशी, कभी कौशल, कभी जगदा और कभी जौनपुर सल्तनतों का हिस्सा बना। मौर्य, शंग और गुप्ता रियासतों की जेर निगरानी रहा तो कभी यहाँ मल्ल राजाओं की तलवारें चमकी तो कभी बाहर की फौजों की। मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1609 में कनूज के एक जागीरदार अभिमन्यु सिंह गौतम को यहाँ का हाकिम ना बनाया होता तो भला इसका नाम आजमगढ़ क्यों पड़ता। आजमगढ़ बसाने वाले आजम खान अभिमन्यु सिंह की नस्ल से थे। आजमगढ़ को बसाने वाले राजा आजम खां की याद अब बहुत कम लोगों को आती है। इनके किले की बाकियात भी अब रफ्ता रफ्ता सफ़े हस्ती से नाबूद होती जा रही है। दौरे हाजिर में आजमगढ़ जिला शहर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ उर्दू कॉलेजेस, इस्लामी मदरसे और अंग्रेजी स्कूलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मस्जिदों की तादाद अच्छी खासी है। ऊंचाई से देखने पर एक खूबसूरत शहर दिखाई देता है। यहाँ का तालीमी मेयार बहुत अच्छा है। लोग अंग्रेजी के साथ साथ बच्चों को अरबी के साथ उर्दू तालीम दिलाने में फख्र महसूस करते हैं। इस वजह से यहाँ मेयारी उर्दू बोली जाती है। लेकिन सड़कों के साथ देखा जाए तो बड़ी पतली पतली सी गलियां आज भी मौजूद हैं। इन तंग गलियों में लोग अपनी अपनी सवारियों के साथ बड़ी मुश्किल और तकलीफ से गुजरते हैं। श्री कृष्णा कॉलेज 13 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने आजमगढ़ का दौरा किया था और इसी श्री कृष्णा पाठशाला हाई स्कूल में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया था। पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने के लिए और बाहर के कपड़ों को न पहनकर देसी कपड़ा अपनाने के लिए कहा। इस जलसे के बाद काफी तादाद में लोग गांधी जी के ख्यालात से मुत्तफिक हुए और जोश से भर गए। फिर नारों की गूंज में गांधी जी से वायदा किया कि वो सब उनके साथ हैं। फिर यहीं से जिद्दोजहद आजादी शुरू हो गई। लोग जोक दर जोक गांधी जी के कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए चलने लगे। उसके दूसरे ही दिन यानी 14 अक्टूबर को उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से खादी विद्यालय का संग बुनियाद रखा। यहां भी अपनी तकरीर में वही चीजें दोहराई जो उन्होंने श्री कृष्णा कॉलेज में कही थी। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के आसपास के देहातों का दौरा किया और तंजीम को वहीं से मजबूती मिलनी शुरू हो गई। आज खादी विद्यालय खंडर सा दिखाई देता है। यहां तलबा की आज भी काफी तादाद मौजूद है, लेकिन यहां तलबा को क्लासरूम से बाहर बैठाकर तालीम दी जाती है। वेस्ली हाई स्कूल साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तब आजमगढ़ में बहुत हलचल मच गई। लोग गुस्से से बेकाबू हो गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और मुजाहिरे करने लगे। तब वेस्ली स्कूल के तालिबे इल्मों ने भी मुजाहिरा किया और हड़ताल कर दी। ये देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने 50 लड़कों को स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद आम लोग सड़कों पर आ गए और तभी से विदेशी कपड़ा न पहनना और दूसरे मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। लोग सड़कों पर मुजाहिरे करने लगे, रास्ता रोक दिया। तब ब्रिटिश हुकूमत ने पब्लिक डिसओबीडियंस कहकर काफी लोगों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ की ये सारी खबरें हिंदुस्तान भर में फैल गई। आजमगढ़ में लोग आजादी के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर जमा हो गए। कलेक्ट्रेट के रूबरू अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे।
उस वक्त काफी लोगों को हिरासत में लिया गया। तभी से आजमगढ़ सारी दुनिया की नजरों में आ गया। इसी से मुतासिर होकर दूसरे शहरों में लोग कलेक्ट्रेट पर मुजाहरे करने लगे। एकमात्र सेंटर था, उन लोगों ने उस बात जो मूवमेंट को दबाने की कोशिश किया, वो खुद उन लोगों ने महसूस किया कि बात ही नहीं थी, और बाद में वो चली नहीं। बहुत सारे वेस्लियंस जो हुए फ्रीडम मूवमेंट में बढ़े हुए हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ। रघुपत राय शर्मा अपने गांव के थे, बेंचनाथ राय जी थे, रघुपत राय शर्मा तो जेल में गए थे वो करके, और उन लोगों को पहले किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने किया। और मेरी बहुत जानकारी, लेकिन सुना कि थेपलेस जो बाद में प्रिंसिपल आए उसके, उन्होंने उसके लिए रेगरेट भी किया कि नहीं, रियली इट वाज ए नेशनल मूवमेंट, और कोई संस्था हम इसलिए कि इससे ओरिएंटेड, इसलिए हमें उसको नहीं करना चाहिए था। फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपने खून के आखिरी, लिसन टू मी, वो उन्होंने अपने खून के आखिरी कतरे तक को न्यौछावर करके आजादी की लड़ाई में अपने न बाल देखा, न बच्चा देखा, न घर देखा, न खेती देखा। किसी का घर फूंका गया, किसी का खेत नीलाम हुआ, कुछ हुआ, और उन्होंने बदले में बहुत कुछ चाहा नहीं। वो लंबे समय तक इग्नोर हो रहे थे। आजादी से पहले किसी भी इदारे को नेशनल लगाना गैर कानूनी समझा जाता था, लेकिन अल्लामा शिबली नेमानी ने उस जमाने में एक स्कूल कायम किया जिसका नाम नेशनल स्कूल रखा। उस वक्त के हालात में यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। इसके लिए अल्लामा शिबली और उनके शागिर्दों ने बहुत तकलीफें उठाई, मगर नाम हरगिज नहीं बदला, जो आज शिबली नेशनल कॉलेज के नाम से सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। अल्लामा शिबली निमानी की ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा इदारा कायम करें जहां दुनिया भर के मुसन्निफीन एक जगह जमा हो और एक दूसरे के मशवरे से कुछ इल्मी किताबें लिखें, जिसकी तबात यहीं पर हो। इसलिए उन्होंने अपना बाग वक्फ कर दिया। अल्लामा के गुजर जाने के एक हफ्ते बाद ही उनके होनहार शागिर्दों ने ये इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया। दारुल मुसन्निफीन में बहुत सारी उर्दू की तारीखी किताबें मौजूद हैं, जो शायद हिंदुस्तान की किसी भी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं हो सकती। उस वक्त आप जानते हैं कि नेशनल नाम लेना भी एक जुर्म था, क्योंकि अगर आप याद करें 1885 में कांग्रेस का, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, तो उससे 2 साल पहले नेशनल स्कूल कायम करना ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो शुरू ही से यहाँ पे एक जो जज्बा था फ्रीडम का, और फिर अल्लामा शिबली नवानी की पैदाइश भी देखें आप 1857 में उस दिन हुई जबकि जेल का फाटक तोड़ा गया। तो ये कह सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न विद फ्रीडम मूवमेंट, यू नो। तो एक आज़ादी का जो जज्बा था वो उनकी पैदाइशी से शुरू हो गया था, और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे उसको बढ़ाया। अगर अल्लामा शिबली नवानी ऐसे शायर की हैसियत से तो नहीं जाने जाते, मगर उनकी जो नज़में हैं फ्रीडम मूवमेंट की, उसमें अगर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जैसे उन्होंने लिखा कि ये माना तुम्हें तेगों की तेज़ी आज़मानी है, होगा मगर हमारी गर्दनों पे इम्तिहान कब तक। तो इस तरह के जो शेर उन्होंने लिखे, उसने एक बिल्कुल जोश जगा दी, और ख़ास तौर से उन्होंने यहाँ के सारे लोगों को के अंदर एक जज्बा पैदा किया कि हम लोग मिल करके वतन की आज़ादी के लिए लड़ें। इदारा दारुल मुसन्निफीन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, शिबली अकेडमी, इसकी पूरी अगर आप तारीख़ देखें तो इसमें महात्मा गांधी से ले करके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोग यहाँ आकर के ठहरते रहे, और एक तरीके से इनको डायरेक्शन यहाँ से मिला, और यहाँ से वो यहाँ की राय को बहुत कीमती समझते थे। और मसूद अली नदवी साहब तो बहुत अच्छे दोस्त थे जवाहरलाल नेहरू के, और भी सारे लोग जो उसके बाद भी आए, उन्होंने भी उसी लाइन पे कायम किया, उसी लाइन पे काम करना शुरू किया। तो आप ये समझिए कि 1914 में, यानी अपनी वफ़ात से, अपनी डेथ से कुछ रोज़ पहले ये इदारा जो है वो कायम कर गए थे अल्लामा शिबली नवानी।
اور پھر ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی صاحب، عبدالسلام ندوی صاحب، اور یہ معین الدین صاحب، مسعود علی ندوی صاحب، اور اس کے بعد شاہ معین الدین صاحب وغیرہ، انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ یوں تو علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت قابل قدر ہے، لیکن ان کی شخصیت سے عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے نواب، بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں بھی متاثر تھیں۔ ان میں حیدرآباد کے حضور نظام بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ایک خط کے ذریعے ستائش کی تھی۔ ایک بہت ہی ضعیف اور پرانی کتاب جو دور اکبر میں لکھی گئی، یہ کتاب بہت ہی نایاب ہے۔ یہ کتاب دربار میں ہونے والے فیصلوں اور دوسرے چلنے والی کارروائیوں کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے کئی قولوں میں رکھا جاتا ہے اور ہر مہینے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ اکبر نامہ، اس کتاب کو لکھنے کے لیے دوات یا سیاہی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حروف محفوظ رکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے پانی کا استعمال کیا گیا، اور تصویریں بھی سونے کے پانی سے ہی بنائی گئی ہیں، جو شبلی کی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہیں۔ سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی کا یہ کارنامہ تمام چیزوں میں سب سے اوپر ہے۔ علامہ نے جب سیرت النبی پر کام شروع کیا، اس وقت اپنے چہیتے شاگردوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر میں ان جلدوں کو اپنی حیات میں مکمل نہ کر سکوں تو جتنا بھی بچا ہوا کام ہے وہ لوگ مکمل کریں، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ ان کے گزر جانے کے بعد آخری حصے ان کے شاگردوں نے مکمل کیے، جو 7 جلدوں میں محفوظ ہے۔ سرائے اکبر، حصہ اول اور حصہ دوم دونوں آج یہاں پر موجود ہیں۔ اس کتاب کو ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور خاص سیاہی کا استعمال کیا گیا۔ یہ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ بوسیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ شبلی کی لائبریری میں آج یہ محفوظ ہے تو منتظمین کی وجہ سے، جو ان کتابوں کو بہت ہی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جلد بھی ہم نے کھول کر دیکھی، اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں، لیکن لکھاوٹ پڑی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو بھی بڑے احتیاط سے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ جب وہ ندوہ میں تھے، اسی وقت انہوں نے ایک ادارہ ریسرچ کا قائم کرنا چاہا، دارالمصنفین نام کا جو نام دیا گیا ہے اس کو، وہی دارالمصنفین وہ ندوہ میں قائم کرنا چاہتے تھے، لکھنؤ میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت اچھے، بہت اعلیٰ پائے کے پیدا کیے جائیں، آتھر پیدا کیے جائیں جو ریسرچ بیسڈ بکس وہ تصنیف کر سکے۔ انہوں نے ان کے لیے کہا کہ ایسی سہولتیں ہوں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ ہمارے یہاں یہ اس کی کمی ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، مالی طور پر وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ہوں یہاں پر کام کرنے والے ہوں وہ اچھی طرح سے ہوں، خوشحال ہوں، تاکہ یکسوئی سے یہ کام ہو سکے۔ اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ ایسے سچویشن، ایسے حالات پیدا کرنا جس میں کہ یکسوئی سے کام کر سکے ریسرچ ورکر۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو لوگ رہیں گے ایک ساتھ رہیں گے، تاکہ جو بھی ریسرچ ورکر ہوں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے ان کو کوئی نہ کوئی سوال سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا جواب وہ چاہتے ہیں، فوراً ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کے ساتھی یہاں پر رہیں گے تو ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے سورسز کا پتہ لیں گے کہ کہاں سے یہ انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک کلیکٹیو یہاں پر لائف تھی، اور اسی لیے انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یہیں پر رہیں اور ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا کام یہاں ہوگا، ریسرچ کا کام ہوگا۔ وہ سب کتابیں یہاں ٹرانسلیٹ ہو کر کے اردو میں آئیں اور یہاں پر لوگ تصنیف کریں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر پرنٹنگ کا بھی کام۔ تو ایک ہی جگہ پر تمام چیزوں کو انہوں نے کہا کہ سمٹ جانا چاہیے۔
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिबली एकेडमी की खिदमात से मुतासिर होकर शिबली एकेडमी को एक तौसीफनामा रवाना किया और यहाँ पर मौलाना की तकरीर का एक हिस्सा मौजूद है। उस जमाने में मौलाना ने पार्लियामेंट में एकेडमी के अखराजात के लिए प्रस्ताव रखा। कहा कि एकेडमी के अखराजात के लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए। यहाँ पर काफी सनतें मौजूद हैं जो यहाँ के तालिबे इल्मों ने हासिल की हैं। सैयद सलमान नदवी के ज़माने में और उसके बाद मसूद अली नदवी के ज़माने में यहाँ के बहुत सारे तलबा को सदारत हिंद की जानिब से कई तौसीफनामे मिले जो यहाँ लाइब्रेरी में आज भी मौजूद हैं, जिन्हें काफ़ी एहतियात से यहाँ पर रखा गया है। शिबली नेशनल कॉलेज और शिबली एकेडमी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियतें तशरीफ ला चुकी हैं और अल्लामा शिबली की खिदमात को सराहा, जिनमें इज़्ज़त माब लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मोहतरमा इंदिरा गांधी। इन सभी का शिबली कॉलेज और एकेडमी के मुंतज़मीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अल्लामा शिबली नैमानी की कुछ खुसूसी चीज़ें आज भी यहाँ म्यूजियम में मौजूद हैं, जैसे उनकी पुरानी तस्वीरें और बहुत सा सामान। अल्लामा शिबली के मलबूसात और एक हादसे में उनका पैर ज़ाये हो गया था, वो मसनूई पैर भी यहाँ पर महफूज रखा गया है। लेकिन काम कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में तो धूम मची ही, बाहर की दुनिया में यानी जैसे कैम्ब्रिज के जो प्रोफेसर्स थे उनकी तवज्जो हुई, जो पर्शियन के, उर्दू के, अरबी के जो थे, तो वो यहाँ पर ख़त लिखने लगे कि भाई फ़लाँ चीज़ हमको आप दीजिए, फ़लाँ चीज़ दीजिए। तो इसकी जो शोहरत जो है वो इंटरनेशनल उस पर होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता किताबें निकलने लगी। तो किताबों के छापने का इनका प्रोग्राम ये था कि एक तो जो सबसे बड़ा निशाना जो यूरोप का था वो इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट साहब पे था। तो ये हुआ कि उनकी एक लाइफ लिखी जाए। तो वो लाइफ जो है 7 वॉल्यूम में यहाँ लिखी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब तक अरबी ज़बान से लेके अब तक किसी भी ज़बान में प्रॉफिट की लाइफ ऐसी नहीं लिखी गई। बहुत पॉपुलर हुई, कई ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो वो किताब लिखी गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके जो उनके साथी थे जो एक पूरी हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, उस पर काम हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि इंडियन हिस्ट्री पे काम हो। इंडियन हिस्ट्री को जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया था और वही आमतौर से चल रहा था, तो यहाँ एक बाकायदा एक मिशन ये हुआ कि एक ऐसी हिस्ट्री तैयार की जाए जो दिलों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करे। तो ये जो मिडिवल इंडिया है, इसकी हिस्ट्री यहाँ पर तकरीबन 25 जिल्दें 25 वॉल्यूम लिखी गई हैं और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्क है, जिसके ताराचंद से लेके और तमाम लोगों ने, खुद सरकार ने, जो कौन थे, जैन सरकार, इन्होंने उसकी बहुत ही तारीफ़ की। फिर उसकी वजह से ये यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना कि जो फ्रीडम मूवमेंट था, जब ये किताबें निकली और यहाँ का एक जर्नल निकलता है मंथली मारिफ के नाम से, वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना उसकी इज्जत मिली कि उसकी वजह से लोग बहुत इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। शिबली एकेडमी के बारे में आपने देखा वो कितनी अहम किताबों को महफूज रखे हुए हैं और कितनी कीमती किताबें यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स लिखते हैं। एक सबसे खास बात यह है कि इस्लामी और तारीखी रिसर्च करने के लिए कई तलबा यहाँ आते हैं। यहाँ उनके क़ियाम का माकूल इंतज़ाम है, उनकी यहाँ रहनुमाई की जाती है, मालूमात दी जाती है। ये तो बिल्कुल आपको मामूली सी बात लगेगी, ये तो हर यूनिवर्सिटी में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी मालूमात, मदद और रहनुमाई के अलावा जब रिसर्च मुकम्मिल हो जाती है तो उस किताब की तबात भी यहीं पर की जाती है। तबात के बाद उसे सेल्स काउंटर पर भेज दिया जाता है। दारुल मुसन्निफीन में आने वाली कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों की तस्वीरें भी यहाँ आवेज़ा हैं, जो शिबली नेशनल कॉलेज और एकेडमी की खिदमात से मुतासिर थे और यहाँ का दौरा किया। तमाम चीज़ों को देखकर उनकी काफ़ी सराहना की और एकेडमी की माशी मदद के वायदे किए।
जो बाद में खोखले साबित हुए। लेकिन यहाँ के मुंतजिमीन के हौसले पस्त नहीं हुए। वो आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे बिना किसी मदद के। ये है शिबली एकेडमी का तबात खाना। यहीं पर सारी किताबों की तबात की जाती है जो तलबा यहां आकर अपनी काविशों से रिसर्च करने के बाद लिखते हैं। और यहां पर एक साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इमले की गलतियों को देखें और उन्हें दुरुस्त करें। ये बहुत बारीक बैनी का काम है। छपने वाली किताबों को इस स्टोर रूम में रखा जाता है। उनकी किताबें यहाँ से छपती हैं और वो वही असल दारुल मुसन्निफीन की आमदनी का ज़रिया भी है। अब तक यहाँ से इस तरह के लोगों ने 250 के करीब किताबें लिखी और वो बिल्कुल रिसर्च वर्क होता है, तहक़ीक़ से, मेहनत से। आपको हम देंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि यहाँ कैसी किताबें लिखी गई हैं। उसके अलावा एक शक्ल ये होती है कि यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, कॉलेजों के लोग आते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, या मदारिस के उलमा हज़रात आते हैं, या कोई साहब इसी तरह की किताब लिखते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारे ख़त लिख करके मालूम करते हैं कि हाँ इस पर मैटर है, तो वो भी आके यहाँ क़याम करते हैं। उनको करने की सहूलत तो दी जाती है। कमरे हैं जिसमें रहते हैं, अपना हफ्तों रह करके, महीनों रह करके अपना मवाद। ये डॉक्टर अब्दुल हक साहब, प्रोफेसर अब्दुल हक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी कई महीने तक यहाँ रहे हैं। वही कमरा है कोने में, उसी में रहते थे। और भी बहुत सारे स्कॉलर और बाहर के भी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रहते नहीं, लेकिन लंदन से भी आए, सऊदी अरबिया वगैरह से आते हैं, मिस्र से आए, सीरिया से आए, इस तरह से भी लोग आते हैं। 2-4 दिन में अपना काम करके चले ले जाते। निजामाबाद जो आजमगढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यूं तो निजामाबाद देखने में छोटा सा जिला है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर है ब्लैक पोट्री के लिए। यहाँ काली मिट्टी से बनाए गए हम अक़साम के बर्तन और चीजें बनती हैं, जैसे गुलदान और सजावट की बहुत सारी चीजें। इनकी बनावट की खास बात यह है कि ये काली मिट्टी से बनते हैं। एक खास बात यह भी है कि यहाँ के बनाए गए सामान एंटीक कहलाते हैं। यहाँ के कारीगरों को आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट में हिंदुस्तान का बड़ा अवार्ड यानी नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। ये काली मिट्टी बहुत चमकदार होती है। पहले इस मिट्टी को सुखाया जाता है, फिर उसे लकड़ी के एक कुंदे से कूटा जाता है। जब वो मुलायम हो जाती है तो उसे आटे की तरह गूंदा जाता है। आजमगढ़ जनपद की संस्कृति साझी संस्कृति है। इसकी विरासत साझी विरासत है। उर्दू अदब, हिंदी अदब दोनों के माध्यम से संस्कृति का जो विकास होता है, उसके अतिरिक्त कला के क्षेत्र में निजामाबाद की जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, उसने पूरी दुनिया में हस्तशिल्प, आजमगढ़ जनपद की जो संस्कृति और हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प की कला थी, उस कला का जो अन्वेषण किया, उसका विकास हम देखते हैं निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन में। और बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से जो कलाकारी प्रस्तुत की जाती है आज भी निजामाबाद में, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का गुरुद्वारा खास अहमियत का हामिल है। यहाँ गुरु नानक जी के खड़ावे मुबारक मौजूद हैं।
कहते हैं गुरु नानक जी यहाँ तशरीफ लाए थे। उस वक्त के कुछ जंगी हथियार, उनके हाथों से लिखी हुई ग्रंथ साहब भी यहाँ पर महफूज है। मशहूर हिंदी के कवि श्री अयोध्या सिंह हरिओत का ये पैदाइशी मुकाम है। सूफी सैयद निजामुद्दीन, जिन्हें सेंट भी कहा जाता है, उनकी मज़ार मुबारक भी यहीं पर मौजूद है। इस जिले को राजा मुबारक ने बसाया, इस वजह से इसका नाम मुबारकपुर हुआ। यह हिंदुस्तान में इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ बनारसी साड़ियों का काम होता है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी ये एक ऐसी मुकम्मिल जामे अरबी यूनिवर्सिटी है जहाँ तलबा को आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज बनाने में हर तरह की मदद की जाती है। यहाँ क़याम व ताम का भी माकूल इंतज़ाम है। मुबारकपुर एक और ख़ास चीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ पर हर घर में बनारसी साड़ी की कढ़ाई और बुनाई का काम हर वक्त चलता रहता है। यहाँ मर्दों के साथ साथ औरतें भी कांधे से कांधा मिलाकर काम करती हैं। यहाँ पर तकरीबन 90% साड़ी का काम ही होता है। ये साड़ियाँ हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कोने कोने में रवाना की जाती हैं। यहाँ मजदूर जो साड़ियों की कढ़ाई और बुनाई करते हैं, खास ख्याल रखते हैं रंगों का, और ऐसे खूबसूरत रंग बुनाई और कढ़ाई करते हैं कि आंखें साड़ियों को देखते हुए थकती नहीं। इत्तेहाद से जिहाद तक आजमगढ़ की आवाम ने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी का ख्वाब खादी विद्यालय का, वेस्ली कॉलेज का, अल्लामा शिबली की दाग बेल शिबली नेशनल कॉलेज का, कलेक्ट्रेट पर धरने का, दारुल मुसन्निफीन का, उर्दू लाइब्रेरी का, अरबी यूनिवर्सिटी का, ब्लैक पोट्री की कलाकारी का, बनारसी साड़ियों की कढ़ाई बुनाई का। अगर कोई गढ़ है तो वो है आजमगढ़।